Hi everyone, welcome back to my channel। तो चलिए हम दोस्त ईयर्स ऑफ लैंटन लाइट इफेक्ट के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट हमें छोड़ा था वहाँ पर जहाँ हमने देखा था कि लान कुरन वांगजी को डांटते हैं, उसे कहते हैं कि उसे वेवुशियन का साथ छोड़ देना चाहिए और वो जिस तरह से खुद को शो कर रहा है दुनिया को वो फिट नहीं बैठता है। तो इस बात पे वांगजी की थोड़ी अपने अंकल से बहस भी हो जाती है और लानकुरैन भी मतलब नाराज थे। वांगजी कहता है कि वो कोई ऐसा नहीं है जो अलग है। वो कहता है कि वो जो है वो वही है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी वांगजी अपनी आइडेंटिटी को अब और छुपा के नहीं रखना चाहता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, फेयरवेल फंक्शन का दिन जो था वो क्लोज आता जा रहा था। स्कूल में चारों तरफ एक्साइटमेंट थी, लेकिन वांगजी एक तूफान से घिरा हुआ था, डर और उम्मीद के तूफान से। वांगजी बेवुशान से अपने उसी जगह पर मिला, उस नीम के पेड़ के नीचे जहाँ पर वो अक्सर मिला करते थे एक दोपहर। वेवुशियन का चेहरा खुशी से खिल उठा जब उसने वांगजी को देखा और वो अपने हाथ में एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर लिए हुए था। वेवुशियन की आंखें चमक रही थी। वो कहता है, वांगजी, तुम्हें वो गाना याद है ना जो मैंने तुम्हें बताया था, फ्लाई मी टू द मून? वेवुशियन मतलब वांगजी से ये बात पूछता है। वांगजी ने ऐसे धीरे धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो काफ़ी शाय फील कर रहा था। तभी वेवुशियन ने अपने म्यूजिक प्लेयर के बटन को प्रेस कर दिया और धीरे धीरे गाने की जो धुन थी वो चारों तरफ मतलब ऐसे सुनाई देने लगी। वांगजी और वेवुशियन एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए थे और उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा था और उनके हाथ भी एक दूसरे से टच कर रहे थे। उन दोनों के हाथों का वो वार्मथ जो वो फील कर रहे थे। वेवुशियन ने धीरे से वांगजी के हाथ को जो पकड़ा था, वांगजी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वांगजी अपने हाथ को वेवुशियन के हाथ से अलग नहीं करना चाहता था। अपनी लाइफ में पहली बार वांगजी को दुनिया सेफ महसूस हो रही थी। तभी एक परछाई वहां पर वांगजी को दिखी और वो कोई और नहीं, वांगजी के अंकल लानकुरैन थे। अचानक से वांगजी की फिंगर्स वेवुशियन के हाथ से अलग हो गईं। ऐसा लगा वांगजी को जैसे उसकी उंगलियां जल उठी थी। लानकुरैन वांगजी और वेवुशियन को देख रहे थे और वो काफी गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने धीरे से वांगजी से कहा, वांगजी, हमें बात करने की जरूरत है। उसी दोपहर अपने स्टडी रूम में लानकुरैन की आवाज थोड़ी धीरी थी, लेकिन वो काफी गुस्से में थे। लानकुरैन कहते हैं, वांगजी, तुम मुझसे इस तरह से छुप करके अपनी चीजें नहीं कर सकते हो। वांगजी ने अपने अंकल से नजरें मिलाई और उसे उनकी आंखों में एक गुस्सा नजर आ रहा था और साथ ही वांगजी की खुद की आंखों में एक तूफान सा झलक रहा था, डर का और इमोशंस का और उदासी का। वांगजी धीरे से कहता है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कहता है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। नानकुरैन की आंखें आश्चर्य से भर उठी। वो कहते हैं, अच्छा, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो तो तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? वांगजी की आवाज ऐसा लग रहा था कि टूट सी रही थी। वो कहता है, डर? मुझे मुझे किस बात का डर है? तभी लानकुरैन के जो शब्द थे वो वांगजी को ऐसा लगा कि एक किसी ने उसके गाल पर तेज थप्पड़ मार दिया हो। लानकुरैन कहते हैं, उस बात का डर जो तुम हो, जो तुम महसूस कर रहे हो खुद को। वांगजी कहता है, मुझे कोई डर नहीं है। ये सुनकर लानकुरैन ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो जब भी मैं उस वेवुशियन की बात करता हूँ तुम डर से कांपने क्यों लगते हो? वांगजी अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, मैं मैं बस मैं बस अपनी जिंदगी को सुकून से जीना चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं खुश रह सकता? लाल कुरंग का गुस्सा एकदम से ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो कहते हैं, वांगजी, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी
जो हरकतें हैं उससे तुम्हारे चारों तरफ के जो लोग हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। तुम्हें हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। वांग जी की आवाज़ भी थोड़ा तेज़ हो गई और वो काफ़ी डेस्परेट नज़र आ रहा था। वो कहता है, अंकल, मैं खुद से भागते भागते थक चुका हूँ। मैं जो हूँ, मैं वही बन के रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे चुप नहीं रहना चाहता हूँ। मैं भी अपने आप को दिखाना चाहता हूँ जो मैं हूँ। मैं छुप के नहीं रहना चाहता अपनी आइडेंटिटी में। तभी अचानक से वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब उन्हें और अपने अंदर दबा के नहीं रख पा रहा था। एक मोमेंट के लिए लानकुरन के जो एक्सप्रेशंस थे वो थोड़े से सॉफ्ट पड़े, लेकिन तभी वो कहते हैं, वांग जी, मैं ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। उस दिन के बाद के जो नेक्स्ट कुछ दिन थे वो वांग जी के लिए काफ़ी हैवियर, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। वांग जी बहुत ही रेयरली मुस्कुराते हुए दिखता था और उसकी आंखों में भी एक बेचैनी नज़र आती थी। लेकिन जब भी वो वेवूशियन के साथ होता था तो वांग जी की आंखों में एक रोशनी सी झलक उठती थी, थोड़ी कमज़ोर लेकिन सच्ची। मतलब वांग जी खुद को अपने आप को महसूस कर पा रहा था। एक दोपहर वांग जी जब विंडो की तरफ देख रहा था तो वेवूशियन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वेवूशियन बहुत ही जेंटल टोन में कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम क्या देख रहे हो? तो वांग जी ने उसे झूठ कह दिया कि कुछ नहीं। ये सुनकर वेवूशियन वांग जी के करीब गया और उसने कहा, वांग जी, तुम मुझसे बता सकते हो जो भी बात है। वांग जी बहुत ही धीरे बोल रहा था। ऐसा लगा कि वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। वो कहता है, मुझे मुझे डर लग रहा है। तभी बेवुशियन ने वांग जी के फोरहेड पर जो एक हेयर था ना उसे मतलब ऐसे पीछे करते हुए कहा, किस बात का डर है तुम्हें वांग जी? तो वांग जी ने अपने दिल की बात को बेवुशियन के सामने रखते हुए कहा, सब कुछ, हर चीज़ का डर है मुझे। बेवुशियन की आंखें बिल्कुल फिक्स्ड थी वांग जी पर और बिल्कुल भी उन्हें कोई डर नजर नहीं आ रहा था। वो कहता है, वांग जी, मैं यहीं पर हूँ। हम हर चीज़ का मुकाबला साथ मिल कर के करेंगे। वांग जी की सांसें हैवी होने लगी थी और उसे ऐसा फील हो रहा था कि बेवुशियन की वार्मथ ने उसे घेर लिया है। स्कूल का जो हॉल था वो स्टूडेंट्स की हंसी और बातों से मतलब चारों तरफ गूंज रहा था, लेकिन वांग जी को तो कुछ अलग ही फील हो रहा था। वो वेवोशियन के बगल में खड़ा हुआ था और वो हर एक पर्सन की नज़र को महसूस कर पा रहा था और हर एक स्टूडेंट जो बातें कर रहे थे उनको वो महसूस कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। लान कुरियन दूर से खड़े हुए ये सब देख रहे थे। उन्होंने वांगजी और वेवोशियन की वो हल्की हल्की मुस्कुराहट जो वो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे वो देखी। उनके छुप करके एक दूसरे के हैंड को टच करना देखा। लानकुरन का जो हार्ट था ना, दिल था, वो बेचैनी से भर उठा। लानकुरन का जो दिल था वो दो टुकड़ों में बट सा गया था। डर और एक और चीज, एक ऐसी चीज जिसे वो नाम नहीं देना चाहते थे। उस दोपहर सितारों की छाँव में जब पूरे टाउन के ऊपर मून लाइट बिखरी हुई थी, वेवोशियन ने अपने कदमों को रोक दिया। वो चलती चलती रुक गया। उसने धीरे से वांग जी से कहा, वांग जी, थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। वांग जी के चेहरे पर ही सुनकर स्माइल आ गई। उसने वेवोशियन के हाथ को पकड़ा और कहा, थैंक यू वेवोशियन, मेरे साथ धैर्य से रहने के लिए। वांग जी और वेवोशियन एक दूसरे काफ़ी क्लोज थे। उनकी सांसें एक दूसरे को टच कर पा रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो कि उन्हें अपने लिए एक ब्लेसिंग जैसी महसूस हो रही थी। एक मोमेंट के लिए उन दोनों के लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था।
लेकिन अंदर ही अंदर वांगजी के माइंड में लानकुरैन की वो वार्निंग गूंज रही थी। लानकुरैन ने वार्न किया था वांगजी को कि वो वेवूशियन से दूर रहेगा। अभी भी सच ये था कि वांगजी और वेवूशियन का जो फ्यूचर था वो अनसर्टेन था, मतलब कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फेयरवेल फंक्शन के नज़दीक आते आते डर भी ज़्यादा बढ़ गया था। एक शाम जब वांगजी और वेवूशियन एक साथ वापस घर लौट रहे थे और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, तभी उन्हें उनका एक क्लासमेट देख लेता है और उस क्लासमेट ने उनके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप्स भी करना शुरू कर दिया था। वांगजी और वेवूशियन के जो दिल थे वो बहुत ही बेचैनी से भर उठे थे। वेवूशियन धीरे से कहता है, वांगजी अब हमें और केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अभी भी उसे काफ़ी डर था, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ साफ नजर आ रहा था। वांगजी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वेवूशियन, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ को नहीं छोड़ूंगा। उस रात अंधेरे में जब सब कोई सो चुका था, वांगजी अपने कमरे में था और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी भी अपने हाथों में वेवूशियन के हाथों की वार्मथ महसूस हो रही थी। बाहर की दुनिया बहुत ही सख्त थी, हार्श थी और माफ़ी की कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। लेकिन वांगजी और वेवूशियन के दिलों के बीच में जो एक क्लोज स्पेस था, वहाँ पर एक हल्की सी रोशनी थी जो वांगजी और वेवूशियन एक साथ महसूस कर सकते थे। लेकिन तभी वांगजी के माइंड में फिर एक बार लानकुरैन की जो वार्निंग थी वो गूंजने लगी और उसके साथ ही एक उम्मीद भी वांगजी के दिल में आ रही थी कि हो सकता है शायद शायद वो और वेवूशियन इस अंधेरे रास्ते में कोई ना कोई रोशनी या कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। फेयरवेल का फंक्शन एक हफ्ते बाद था, लेकिन स्कूल ऑलरेडी एक्साइटमेंट से भर उठा था। लड़कियां जो थी वो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रही थी, हंस रही थी और वो एक दूसरे के साथ प्लान बना रही थी कि वो क्या ड्रेस पहनेंगी। बॉयज़ इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि वो किस तरह का सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे और उन्हें स्पीचेस भी देनी थी। अब वो टीचर्स जो पहले स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब वो काफ़ी मतलब जेंटल वे में बच्चों से बात कर रहे थे। ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थी और रीज़न था साल एंड होने वाला था और इस चीज़ ने सभी को अपने पास्ट यानी कि जो भी चीज़ें स्कूल के टाइम में हुई थी उसे देखने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वांगजी के लिए फेयरवेल सिर्फ एक एंडिंग नहीं था, ये एक काउंटडाउन की तरह था, एक धीरे चलती हुई क्लॉक की तरह जो कि उसके सिर पर मंडरा रही थी। वेवूशियन चला जाएगा और ये एक ऐसा सच था जिसके बारे में वांगजी को नहीं पता था कि वो इसके साथ कैसे जिएगा। उन्होंने यानी कि वांगजी और वेवूशियन ने इसके बारे में ज़्यादा कभी कोई बात नहीं करी थी। जब कभी भी फेयरवेल वर्ड आता था, किसी के भी मुंह से फेयरवेल वर्ड निकलता था, चाहे वो वांगजी हो चाहे वेवूशियन, तो अचानक से वेवूशियन इस वर्ड को सुन करके ऐसे रिएक्ट करता था, ऐसे मजाक के टोन में बोलता था जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वांगजी को अब इसकी आदत सी हो चुकी थी और ज़्यादातर ये वर्ड वेवूशियन ही यूज़ करता था। वेवूशियन ही वो था जो उदासी भरी चीज़ों से हमेशा दूर रहता था, उन्हें इग्नोर करता था। लेकिन वांगजी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे चुप रहे, कैसे वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहे, क्योंकि उसे पता था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं कहा तो शायद उसे फिर कभी कोई मौका मिलेगा ही नहीं।